हाय सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना साथी सतीश शर्मा, गणित अध्यापक, चेतना करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, कल हमने नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था और उस पर आप लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी और उम्मीद है कि आगे आने वाले वीडियोस पर भी आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी। आपसे पुनः एक अपील करता हूं कि कमेंट सेशन में कमेंट थोड़े आप कम डाल रहे हैं, तो आप कमेंट डालिए कि किस प्रकार से परिवर्तन हम हमारी विषय वस्तु में कर पाएँ। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं सबसे पहले जो आपको बिल्कुल सरल है, वहाँ से उठा करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। आज थोड़ा-सा और बढ़िया मिलेगा। आगे आने वाली क्लासेस में इससे बेटर अच्छे लेवल तक अपन पहुँचने का प्रयास करेंगे। 2 चीज़ों का आपसे पुनः अनुरोध रहेगा। एक तो जैसे ही मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो आपके दिमाग में क्यों आना चाहिए। उससे क्या है कि आप मेंटली एक अलर्ट रहोगे और नोटबुक और पेन आपके पास में अवश्य होना चाहिए, जिससे कि आप कोई चीज़ ऐसी है उसको तुरंत नोट कर पाएँ। ठीक है? तो चलते हैं, अपन बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। और क्लास में हम आज की क्लास में जो कल मैंने पढ़ लिया, वो आप एक बार जिसने नहीं देखी है वो क्लास देख लें। संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे और संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको रैशनल नंबर्स कहा जाता है। परिमेय संख्या इंग्लिश वाले सुन सकते हैं, अधिकांशतः हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। रैशनल नंबर्स जिसको कहा जाता है परिमेय संख्या, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाए, जहां पर q इज इक्वल नॉट टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाए, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए बेटा, जीरो नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न आपके दिमाग में यहां पर q के रूप में आना चाहिए, क्यों जीरो नहीं हो। तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी संख्या में कोई भी संख्या ऊपर है, कोई n नंबर से, उस नंबर्स में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भाग की एक प्रक्रिया होती है निर्धारित, उसके आधार पे हम भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 12 में मुझे भाग देना हो 4 का, तो बताइए बेटा रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। यही मिलेगा ना। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा बोलने का प्रयास करूंगा, आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि भाई 4 को इस 3 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। सेम कंडीशन यहां पर यदि 16 में मेरे को भाग देना होता 4 का, तो आपका रिजल्ट क्या आता, 4। जो रिजल्ट आया है उसको वापस इससे मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमें। तो भाग का ये हमारा एक नियम होता है, जब किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 में हम शून्य से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं शून्य आना चाहिए, तो शून्य को शून्य से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ रिजल्ट हमारा शून्य आना चाहिए था, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए जब किसी भी संख्या में हम शून्य का भाग देते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है इन्फिनिट, अनंत, अपरिभाषित जिसको कहा जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता हो, जहां पर q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होते ही वो क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत। चलिए थोड़ा सा आगे और अपन बढ़ते हैं नंबर दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है समझना। p बटे q के रूप में आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि p बटे q में जहां पर संख्याएं लिखी जाती हैं वो संख्याएं भिन्न संख्याएं भी होती हैं। तो भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर हो गया, तो थोड़ी सी एक बात ये भी समझ लें कि भिन्न हमेशा धनात्मक होती है। भिन्न हमेशा क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है, जबकि जबकि परिमेय संख्या जो होती है हमारी, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। भिन्न हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे मैं एक बात कहूं यहाँ पर, 1/4 ये भिन्न है, लेकिन -3/5 ये क्या है बेटा, परिमेय संख्या। ठीक है। बात नंबर तीसरी पर हम चलने का प्रयास करेंगे परिमेय संख्या से रिलेटेड, कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है।
तो अब से पहले जो संख्या हमने पढ़ी थी, क्या हमने ये देखा था क्या? चलो एक चित्र के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं इसको, एक ड्रॉ के माध्यम से हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। एक ड्रॉ मैंने आपके सामने लिया है बेटा। इस ड्रॉ से आप समझिए, कल हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स चालू हो रहे थे 1 से और अनंत तक जा रहे थे, और पूर्ण नंबर्स जो चालू हो रही थी, पूर्ण संख्याएं जो चालू हो रही थी, जिनको होल नंबर्स कहा जाता है, वो कहां से प्रारंभ हो रहे थे बेटा? 0 से। कहने का मतलब नेचुरल नंबर में 0 और मिला दें तो वो कौन सी संख्याएं बन जाती हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे ये हमारा नेचुरल नंबर्स था, 1 2 3 4 और इन्फिनिट तक जा रहा था, और यदि इसमें 0 और मिला दे तो 0 1 2 3 4, और ये हमारा इन्फिनिट तक जा रहा है। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है बेटा? प्राकृत। सवाल यहां से जब कभी भी थ्योरी बेस पर आता है तो निश्चित रूप से आपको, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रभावित करने का प्रयास करता है। आप गलत के ऑप्शन को ज्यादा चुन लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ अच्छे से आप समझने का प्रयास करें। देखिए, मैं क्या ये कह सकता हूं क्या कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? सारी के सारी प्राकृत संख्याएं जो हैं, ये क्या पूर्ण में मिल रही है क्या? तो आप कहोगे हाँ गुरुजी मिल रही है। तो मैं एक बात तो कह सकता हूं कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। थोड़ा सा आगे जब हमने इंटीजर्स को पढ़ा, अब यहां से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि सारी के सारी नेचुरल नंबर्स जो हैं, प्राकृत संख्या जो हैं, यहाँ पर ये पहला जो गोला है ये प्राकृत संख्या का है। तो सारी के सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सारी के सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती। सारी के सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और इंटीजर्स भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था, एक संख्या रेखा जो ली थी उसके इधर जितनी भी धनात्मक संख्या थी, 1 2 3 4 5 और ये आगे तक चल रही थी अनंत, क्या ये पूर्णांक में शामिल थी क्या? तो सारी के सारी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो पूर्ण हो सकती हैं और ना ही सभी पूर्णांक संख्याएं। समझने का प्रयास करना, हम अंदर से बाहर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ यहाँ पर बनाया। और ये सारी के सारी मिल करके, सारी नेचुरल जो होती हैं वो भी परिमेय होती हैं, सारी होल जो होती हैं वो भी परिमेय होती हैं, सारी पूर्णांक जो होती हैं वो भी क्या होती हैं बेटा? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां से हमने कुछ देखा, हमने क्या क्या देखा परिमेय संख्या के बारे में। नेक्स्ट बात जो हम कर रहे थे, हमने देखा था बेटा, तीसरी बात जो हम कर रहे थे उसी पे मैं आपको लेकर के आता हूं। मैं ये कह सकता हूं बेटा, समस्त प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। समस्त प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। समस्त पूर्ण संख्या भी क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। और समस्त पूर्णांक संख्या भी कौन सी संख्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। कैसे? तो मैंने आपको बताया था, यदि मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या मैं यहां पर ले लेता हूं 7, ये परिमेय कैसे होगी? तो इसकी परिभाषा परिमेय की क्या कहती है कि P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम इसके नीचे 1 लगा दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब ये अंश बटे हर के रूप में हो गई और इसका हर 0 नहीं है, तो सारी के सारी प्राकृत संख्या, कोई सी भी संख्या लें उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो सारी के सारी प्राकृत संख्या क्या हो गई बेटा? परिमेय संख्या। सारी के सारी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में एक 0 एक्स्ट्रा है, बाकी सारी प्राकृत है, तो 0 क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है क्या? पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 0 बेटा एक परिमेय संख्या है। कैसे? कि इसके बेस में यदि हम 1 लगा दें तो वही सिद्धांत आ जाएगा जिस पे हम पहले काम कर रहे थे। 0 में 1 का भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि हमें वापस इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट ही 0 आना चाहिए। तो क्या 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा क्या? आप कहोगे गुरुजी यस आएगा 0। तो 0 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हमने यहां पर दो चीजें देख ली हैं अभी।
जीरो के संदर्भ में एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए उनको अच्छे से। एक तो अपन ने देखा था कि जीरो में किसी संख्या का भाग दें, जीरो में किसी संख्या का भाग दें तो रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। और एक था हमारा कि संख्या में जीरो का भाग दें, संख्या में जीरो का भाग दें, संख्या को विभाजित करें जीरो से तो हमें क्या मिलता है बेटा, इन्फिनिट। ये दोनों चीज हमने देखी थी। और इसीलिए परिमेय संख्या का सिद्धांत ये कहता है कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, अपरिमित हो जाता है, इनडिफाइनाइट हो जाता है, इसलिए हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे चलें। 3 बात मैंने आपसे कह दी है, चौथी बात पर मैं आपको ले चलने का प्रयास। समस्त दशमलव संख्याएं। अब यहां पर मैं समस्त शब्द को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दशमलव अलग अलग तरीके की संख्याएं होती हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने दशमलव संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स जिनको कहा जाता है, दशमलव संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अब अपन इस दशमलव संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे थोड़ा, ये दशमलव संख्याएं मैंने आपके यहां पर ली हैं। और अब से पहले आपने जिस साथी ने मेरे से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो मैंने दशमलव संख्या को जब डिस्क्राइब किया था तो मैंने आपको 2 बात बताई थी। मैंने कहा दशमलव जो एक व्यक्ति था उसके 2 बेटे हुए थे, उसमें से एक बेटा बहुत शांत नेचर का था और एक ऐसा था जो पूरी तरह से परेशान करता था, मतलब अशांत था। तो ये दशमलव के 2 प्रकार हैं, एक तो है शांत और एक है अशांत। मतलब शांत दशमलव और एक होता है बेटा अशांत दशमलव। ये शांत जो था वो यहीं पे जाकर के इसका आगे वंश नहीं बढ़ा। और ये अशांत का फिर 2 प्रकार से डिस्क्राइब मैंने आपको किया था। एक मैंने कहा था अवसानी और अनवसानी, आवर्ती और अनावर्ती। तो मैं एक साथ में ज्वाइंट करके लेता हूं, अवसानी और अनवसानी, या फिर आवर्ती और अनावर्ती, यहीं पर ले लेता हूं। एक आवर्ती दशमलव होती है और एक अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती। तो अब परिमेय संख्या इनमें से कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है, इस बात को समझने के लिए आपको केवल एक बिंदु ध्यान रखना है कि वे दशमलव संख्याएं जिनको हम बदल करके अंश बटे हर के रूप में लिख दें। जैसे शांत का मतलब था 1.5, शांत होगी ना, यही रुक गई। 2.35, ये भी शांत दशमलव है। 0.6, आगे नहीं चल रही है। 0.72, ये सारी के सारे नंबर्स कौन से हैं, शांत दशमलव के। तो क्या हम इनको अंश बटे हर में बदल सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ, 1.5 ऊपर से 1 छोड़ करके दशमलव हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, सरल फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्याएं हमेशा एक सिंपल फॉर्म में लिखी जाती हैं जो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत अच्छी लाइन आती है जो एक बार पूछी गई थी कि परिमेय संख्याओं का पी और क्यू जो होता है उनका मैसे पे सदैव कितना होता है। तो जब ये आपस में डिवाइड नहीं होंगी तो ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी, और बेटा जब ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो इनका मैसे पे कितना रहेगा, 1 रहेगा। चलो आगे अपन बात करेंगे। तो 5 के 15 और 5 दूनी के 10, क्या इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये वाली जो संख्या है हमारी वो कौन सी हो गई बेटा, परिमेय संख्या। यहां पर भी हम बात करें तो इसको भी इजी वे में आप बदल लोगे, 235 बटे 2 छोड़ करके है, और इसको फिर से काट करके सरल फॉर्म में कर दोगे। यहां पर हम बात करें तो 6 बटे 10, और यहां पर हम बात करें तो 72 बटे 100। इनको सरल अवश्य कर लेना। कहने का मतलब मैं आपको केवल एक ही चीज यहां पर बताना चाह रहा हूं कि ऐसी दशमलव संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख पाए वो सारी संख्याएं परिमेय होती हैं। तो यहां से अब आप कह सकते हैं मेरे को कि गुरुजी शांत दशमलव संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं बेटा, परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन अशांत की ओर। अशांत दशमलव में जब अपन देखने का प्रयास करें तो अशांत ऐसी हैं, एक आवर्ती में होती है और एक अनावर्ती में होती है। अशांत जो नंबर है, अशांत का मतलब डेसिमल के बाद में वो रुकने का नाम तो नहीं लेती है, रुकती तो नहीं है, लेकिन कुछ दशमलव संख्याएं ऐसी होती है
जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, और कुछ दशमलव ऐसी होती हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो अलग अलग क्रम में चलती रहती है। जैसे मैंने कहा 0.33333 और ये चल रहा है लगातार टाइम। जैसे मैंने कहा 1.252525 और ये चल रहा है बेटा अनंत तक। जैसे मैंने कहा 0.787878, चाहे मैं इसके ऊपर डंडा खींच दूं या बिंदी लगा दूं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था और आपने पढ़ा होगा। तो क्या इनको भी हम एक जनरल फॉर्म में बदल सकते हैं? इसमें एक संख्या और अपन ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.78888 और अनंत तक 8 चल रहा है, मतलब एक बार 7 आ गया और उसके बाद में 8 का रिपीटिशन हो गया। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो आवर्ती दशमलव संख्या के अंदर। तो क्या इनको हम जो है अंश बटे हर में बदल सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर, आपने एक बार बताया था और नहीं बताया होगा, तो आप यहां पर अच्छे से सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई भी नंबर बार बार आवृत्ति में चल रहा हो, इसमें चल रहा हो, फ्रीक्वेंसी में चल रहा हो बेटा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम इसकी आवर्ती को रोकने के लिए इसके या तो माथे पे बिंदी लगा सकते हैं, इसका मतलब है कि बार बार फ्रीक्वेंट हो रहा है, या फिर एक दूसरा प्रकार लिखने का ये आता है 0.3 माथे पर डंडा लगाना। इसको ऐसा करने से हम इसको ये कह सकते हैं कि पॉइंट जो 3 है वो बार बार चल रहा है ना, ज्यादा नहीं लिखना पड़े, उसको रोकने के लिए हम इस प्रकार का काम करते हैं। और फिर मैंने इसका सरलीकरण बताया था कि जितने अंकों के माथे पर बिंदी या बार होती है उतने ही 9 के नीचे लिखते हैं इसके हर में। तो मैं क्या इसको 3/9 लिख सकता हूं क्या? और इसका सरल फॉर्म क्या होगा? बोला गुरुजी 1/3 होगा। तो क्या ये नंबर जो हमारा है वो यहां से आवर्ती दशमलव से कन्वर्ट होकर के यहां आ गया क्या अंश बटे हर की फॉर्म में? तो आप कहोगे हाँ गुरुजी आ गया है। तो ऐसी स्थिति में 1/3 अंश बटे हर के फॉर्म में मिल गया। अतः ये नंबर जो आवर्ती दशमलव है वो हमारा कौन सा होगा बेटा? परिमेय संख्या होगा। एक बात मैंने यहाँ पर आपसे कही थी, शांत दशमलव, शांत दशमलव ये भी कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। और एक मैंने आपसे और कहा बेटा कौन सा? आवर्ती दशमलव, ये भी कौन सी संख्या होती है बेटा? आवर्ती दशमलव भी कौन सी संख्या होती है बेटा? परिमेय संख्या। बात आ गई समझ में? जैसे इसको हमें सरल करना हो तो एक तो पूरा पूरा है ये 1 + 25/99, क्योंकि 25 फ्रीक्वेंसी है तो 25 के ऊपर डंडा लगा देंगे और जितने पे डंडा है उतना नीचे क्या लिख देंगे बेटा? 99 के। तो 99 कम 99 और 99 में 25 को जोड़ा तो 124/99, ये अंश बटे हर के फॉर्म में आ गया। तो ये भी क्या हो गया? 0.78 के ऊपर बार था तो ये 78/99 हो जाएगा। यहां पर आप देखने का प्रयास करना कि इसको कैसे सरल करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं कि इसमें केवल 8 पे बार है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.78 और 8 के ऊपर बार, यही लिखेंगे ना। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार पहले पूरी संख्या लिख देते हैं और उसमें से जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते हैं। तो हम इसमें से 7 को घटा देंगे। आपको मैंने बता रखा है कि जितने के माथे पे बार है उतना 9 का, और जितने के पे नहीं है उतनी 0 लगा देते हैं। आप इसको रिपीट करके थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करके आराम से 1-2 बार देखना, आपके बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 78 में से 7 गया तो आपका बचेगा 71/90। ये वापस फॉर्म जो है आपकी वही आ गई, कौन सी? अंश बटे हर की फॉर्म आ गई। तो हम यहां पर बात प्रूव कर चुके हैं कि एक तो शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव दोनों संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या। चलिए थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं अनावर्ती दशमलव। तो अनावर्ती दशमलव की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम इसके बारे में कह सकते हैं, अनावर्ती के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अनावर्ती का मतलब दशमलव के बाद में फ्रीक्वेंसी तो है, लगातार तो चल रही है लेकिन एक जैसी नहीं चल रही है। जैसे मैंने कहा 1.12 112 1112 और ये इस प्रकार क्रम आगे चल, या फिर ऐसा हो सकता है 0.72853296287, अलग अलग तरीके से चलता जा रहा है। तो ये जो संख्याएं होती हैं बेटा,
इनको जनरल फॉर्म में अर्थात अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जब इनको अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ऐसी स्थिति में ये संख्याएं अनावर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय नहीं होती है। कौन सी हो जाती है बेटा? अपरिमेय संख्या। बात को बड़ी ध्यान से समझ की चेष्टा करना आप। दशमलव में मैंने आपको प्रकार बताया था शांत और अशांत, तो आप ये कह सकते हैं कि शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और उसमें भी यदि अपन भेद करें तो अशांत के अंदर आवर्ती जो दशमलव संख्या होती है वो कौन सी होती है? परिमेय। और अनावर्ती जो दशमलव संख्या होती है वो कौन सी होती है बेटा? अपरिमेय। सीधे शब्दों में हम एक बात कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनको दशमलव से कन्वर्ट करके कौन सी फॉर्म में? अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा जा सके, वे सारी के सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं बेटा? दशमलव संख्या। चलें अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने, ये देखिए एक सवाल है आपके सामने। जब कभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2013 में जो हुई थी उसमें सवाल पूछा गया है। कम दिखाई दे रहा हो या धुंधला दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं उस बात को। सवाल दिया था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक तो आप पढ़ते हुए इस चीज को डिनोट करने का प्रयास किया करो। नहीं है मतलब 3 कथन सत्य हैं और एक सत्य नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अभी अपन ने एक ड्रॉ लिया था, उस ड्रॉ को मैं वापस एक बार पिक कर लेता हूं आपके सामने, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाओ ना तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो। हंसना भी जरूरी है, क्योंकि एक विद्यार्थी ने मेरे को कॉल किया, बोला गुरुजी आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप एक्स नहीं पढ़ाओगे। मैंने कहा ठीक है भैया, एक्स नहीं पढ़ाएंगे, है ना। मैंने कहा पर उसका रीजन बताइए, आपके एक्स क्यों नहीं पढ़ाएंगे। उसने जो रीजन दिया उसमें मेरे को खुद को भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि गुरुजी एक्स जब मैं सुनता हूं ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं बुरे बुरे सपने आते हैं। तो ये विद्यार्थियों की एक ख्वाहिश होती है, का पता नहीं कहाँ का, आपका भी कहीं मन जा रहा होगा। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो मैंने एक ड्रॉ आपके सामने बनाया था कि भाई ये आपकी मान लीजिए, ये मान लीजिए आपकी नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपकी होल नंबर्स हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। और ये आपकी इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये आपकी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपसे? ऑल नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं। इस प्रकार एक क्रम है। यहां से एक सीधा सा एक सेंटेंस आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई हम यहां से अंदर से बाहर की ओर तो जा सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर की ओर नहीं आ सकते। कहने का मतलब नेचुरल नंबर होल हो सकती है, नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकती है, नेचुरल नंबर परिमेय हो सकती है। होल नंबर इंटीजर हो सकती है, होल नंबर परिमेय हो सकती है। इंटीजर नंबर रेशनल हो सकती है, लेकिन रेशनल ना तो इंटीजर होगी, ना होल होगी, ना नेचुरल होगी। इंटीजर ना होल होगी ना नेचुरल होगी। होल नेचुरल नहीं हो सकती, क्योंकि होल को नेचुरल होने के लिए 0 लाना पड़ेगा। और यही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। तो पहला ऑप्शन इसने दिया, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है, ये बात हमारी सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, यहां से हम यहां तक जा सकते हैं क्या? आपने कहा हाँ जा सकते हैं, तो ये भी बात सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब एक नया शब्द आ गया आपके सामने, वास्तविक संख्या। तो बेटा वास्तविक संख्या में सारी के सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो वो वास्तविक कहलाती है। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में विचार करता हूं, लास्ट पढ़ लेते हैं अपन। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये बात तो सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या की जब मैंने फॉर्म आपको बताई थी
लास्ट क्लास आपने नहीं देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने उसको एक तो इमेजिनरी नंबर्स में तोड़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को, और एक रियल नंबर्स में तोड़ा था। और जो रियल नंबर्स थी, वास्तविक संख्या थी, वो दो भागों में बटी हुई होती है, परिमेय और अपरिमेय में। परिमेय को अपन पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपरिमेय पढ़ेंगे। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय भी होती है। यदि प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक होगी तो प्राकृत संख्या अपरिमेय भी होनी चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं। इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो सवाल ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत है, सत्य नहीं है, वो 3 नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, सत्य है। चलिए एक सवाल और अपन चाहें तो ले सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब चलिए अभी तक हमने कुछ बातें की हैं और थोड़ा सा आगे चलते हुए बात करने का प्रयास करते हैं। 3-4 बातें मैंने कर ली है। अब यहाँ पर मैंने कुछ मेजर मेजर सी बातें लिख रखी हैं, आप चाहें तो इनको एक बार देख सकते हैं और मैं आपको समझाने का प्रयास। चलिए बात नंबर पहली मैंने कर ली थी कि जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है वो कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं हम समझ चुके हैं। आवर्ती दशमलव या शांत दशमलव, दोनों प्रकार की चीजें हमने देख ली हैं, वो भी संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय होती हैं। क्रमागत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, बात नंबर 3 की हमने पढ़ ली है। अब आगे बात नंबर 4 है, उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता हो या घनमूल निकाला जा सकता हो, वो संख्या भी परिमेय संख्या होती है। जैसे √16 पूरा पूरा मूल निकलता है ना, तो कौन सी संख्या हो गई बेटा, परिमेय संख्या। √36 कौन सी संख्या हो गई बेटा, परिमेय संख्या। घनमूल ऑफ 27 का पूरा पूरा घनमूल निकलता है ना 3, तो ये भी संख्या कौन सी हो गई बेटा, परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल निकाला जाता है, वो संख्याएं भी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं बेटा, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलो आगे चलते हैं अपन। परिमेय संख्या है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात और समझी थी कि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, क्योंकि जब पूर्णांक संख्या उसमें शामिल हो गई तो वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई थी कि भिन्न जो है वो भी अंश बटे हर के रूप में होती है, लेकिन वो हमेशा क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है। अंश बटे हर के रूप में यदि कोई संख्या धनात्मक है तो वो भिन्न भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है। और ऋणात्मक रूप में तो केवल क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे -4/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4/3 ये एक परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। तो क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर ही सारी भिन्न आ गई, तो भिन्न भी है और परिमेय भी है, लेकिन ये ओनली और ओनली क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। तो ये बात भी हमने कर ली। एक चीज और हम समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 ये पाई का पूरा मान नहीं होता है बेटा, अप्रोक्सीमेट मान होता है। तो 22/7 क्योंकि ये अंश बटे हर के फॉर्म में है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या होती है। और पाई एक कौन सी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। क्योंकि आप भाग दे करके देखना, 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा, कितने दिनों तक आप भाग देख लीजिए ये पूरा नहीं होगा। तो पाई जो है इसी फॉर्म में दे दे आपको कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय है। और 22/7 कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। चलो पाई के बारे में एक दो बात मैं आपके सामने और कर लेता हूं कि ये पाई है क्या। तो पाई जो है एक नियतांक है। पाई क्या है, एक नियतांक है। नियतांक मतलब एक चिन्ह, एक मान। पाई का सर्वप्रथम मान 1706 ईस्वी में विलियम जोन्स ने सुझाया था। किसने सुझाया था बेटा, विलियम जोन्स ने इसका मान सुझाया था। पाई की खोज भारत में आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। और जिसका जो विवरण है वो उन्होंने उनकी पुस्तक जो थी आर्यभट्टियम उसमें किया था। हम बात कर रहे थे अभी तक कि पाई
जो है वो एक नियतांक है। चलिए, आर्यभट्टियम में एक श्लोक इन्होंने दे रखा है, तत्वाधिकम सतमष्ट गुणम द्वाष्टि तथा सहस्त्रनाम आयुत द्वय विस्कम्भ से आसन्न व्रत परिहान। केवल स्पेशली व्रत के बारे में इन्होंने पाई का मान जो है वो दिया था। सर्वाधिक अंगों तक मान पीटर टैब ने दिया था। पाई का मान जो होता है अप्रोक्सीमेट 4-5 अंकों तक आपसे पूछा जा सकता है, तो 3.14159 5 अंकों तक मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये इसका मान होता है, आपको याद रखना है। और 31 अंकों तक इसका मान जो है शंकर वर्मन ने सुझाया था। एक बात मैंने पाई के बारे में ये भी बता दी है, पाई बराबर होता है बेटा परिधि बटे व्यास के, परिधि बटे व्यास के बराबर होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पाई का जो मान है वो परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि पाई का यूज जो है एक्चुअल में एक वृत्ताकार वस्तुओं का मेंसुरेशन क्षेत्रमिति ज्ञात करने के लिए, पैरामीटर ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर पाई का मान क्या होता है, ये दोनों सिंबल आप याद रखें कि पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास के। किसी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो पाई के बराबर होता है, ये चीज भी आपको थोड़ा सा देख लेना। चलिए आगे अपन थोड़ा सा और चलते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पता कर रहे थे और उसमें हम आगे चले, हमने 8-10 बातें हैं जो परिमेय संख्या के बारे में देख ली थी, थोड़ा सा और अपन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि इसको इंग्लिश में कहा रेशनल नंबर जाता है, लेकिन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बेटा, क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है क्यूटोनेंट, QUITON। बस जानकारी के लिए बता दिया है। अब ये मत पूछ लेना क्यूटोनेंट का क्या मतलब होता है, ये कहाँ से आया था, गुरुजी कोई आदमी था या कोई बंदर था या 3-4 मुंह वाला कोई जानवर था, ये हमें परेशान करने क्यों आया। क्यों एक अल्फाबेट है, उससे इसको लिया गया। बात कर रहे थे हम शून्य के बारे में कि शून्य जो है बेटा एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसमें आ रही है, इंटीजर्स में और होल नंबर्स में आ रही है, तो सारी के सारी पूर्ण संख्या परिमेय है, तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। और 0/1 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये परिमेय की परिभाषा में सेट हो रही है, क्योंकि परिभाषा कहती है कि P/Q के रूप में हो जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, यहाँ तो है, तो ये 1/0 कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। यदि हमें मान लीजिए समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, समतुल्य परिमेय संख्या, किसी भी संख्या के अंश और हर को समान संख्या से गुणा करने पर हम समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसको भी 3 से गुणा कर दूं और इसको भी 3 से गुणा कर दूं, तो ये जो संख्या हमें मिलेगी, हम ये कह सकते हैं कि 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, 3/6 है, समतुल्य परिमेय संख्या। एक चीज विशेष नोट में आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा विद्यार्थी गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। मैंने एक चीज तो आपको बता दी थी थोड़ी देर पहले, वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल लिया जा सके, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन कई बार हम क्या कर जाते हैं कि दशमलव के अंदर कोई संख्या है, क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल लिया जा सकता है क्या, कई विद्यार्थी इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल देते हैं 0.3। बेटा इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसका वर्गमूल होगा 0.948 के इक्वलेंट, मतलब आगे चलता जाएगा। आपको ध्यान ये कैसे आपको प्रभावित करेगा, नीचे जो नंबर देगा रूट के अंदर वो ऐसा देगा जो परफेक्ट रूट नंबर है, लेकिन उसके विषम अंक पर 0 लगी होगी। तो आप ध्यान देना, रूट के अंदर यदि कोई नंबर परफेक्ट रूट नंबर भी है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल लिया जा सकता हो, ऐसी भी संख्या है, तो उसके बाद में भी आप ये देख लें कि दशमलव के बाद में अंकों की संख्या कम होनी चाहिए। जैसे इसी की जगह मैं ये लिखूं ना 0.16, हाँ इसका 0.4 निकल जाएगा,
तो ये वाली जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, जबकि ये वाली संख्या जो है अपरिमेय संख्या। एक दो उदाहरण और आपको लिखने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं कहूं 0.049 कौन सी संख्या है? तो देखो दशमलव के बाद में 1, 2 और 3, 49 का पूरा पूरा मूल आता है, फिर भी कितना हो गया? 1, 2 और 3। ठीक है, तो दशमलव के बाद में जब आपने देखा कि 3 अंक है, विषम स्थान पर दशमलव है, तो इसका पूरा पूरा मूल नहीं आएगा, और पूरा पूरा मूल नहीं आएगा तो संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में नेक्स्ट बिंदु है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। दो कोई परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत परिमेय, जैसे मैंने कहा कि दो परिमेय संख्या 2 और 3, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो आप यूं कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ करके आधा करें तो इनके बीच में 2.5 मिलेगा, और 2.5 का मतलब होता है 25/10। क्या होता है बेटा? 25/10। पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा। तो इसको मैं ये कह सकता हूं 5/2। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है जो इनके बीच। अब आप चाहो तो 5/2 और 2 के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकते हो, 5/2 और 3 के बीच में भी निकाल सकते हैं। जो और आएगी उन दोनों को आपस में कैलकुलेट करके आधा कर ले तो भी हमारी तो अनंत परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच चलती है। एक जो लास्ट बात आपको समझनी है वो थोड़ा सा यहाँ ये समझ लीजिए कि जो परिमेय संख्याएं होती है ना बेटा, तो P/Q के फॉर्म में होती है। जैसे मैंने कहा 3/7, ये संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो दोनों, इसका ये जो P है और Q है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो जो P और Q दोनों है, ये दोनों के दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। कौन सी होती है बेटा? सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्या में दोनों संख्याओं का जो P और Q होता है, अर्थात अंश और हर होता है, वो हमेशा सह अभाज्य संख्या के रूप में होता है। और जब बेटा ये सह अभाज्य संख्या के रूप में होगा तो इनका मैसे पे तो जो होगा वो तो होगा 1, और इनका लैसे पे होगा सदैव का गुणनफल। इससे संबंधित एक बार सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस आपको फोकस कर रहा हूं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने कई सारी बातें यहाँ पर देखी हैं। थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं। अब मैं आपके सामने एक कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं, आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपने परिमेय संख्या को देख लिया है और जो संख्या परिमेय नहीं है डेफिनेटली वो अपरिमेय है, ये बात भी आप समझ चुके होंगे। अपरिमेय को मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, अपरिमेय को मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय होंगी। जैसे जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय होंगी, पहली बात। दशमलव में हमने देखा था जिन दशमलव संख्याओं को हम अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं बदल सके, जैसे हमने उधर देखा था अनावर्ती दशमलव के अंदर, वो कौन सी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिया जा सके, जिनका पूरा पूरा घनमूल नहीं लिया जा सके, वो संख्याएं भी कौन सी संख्या होंगी बेटा? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो जो परिमेय नहीं है, कुल मिलाकर के बात यह है कि जो परिमेय नहीं है वो संख्या कौन सी है? अपरिमेय है। और परिमेय कौन सी है? तो सारी के सारी प्राकृत, सारी के सारी पूर्ण, सारी के सारी पूर्णांक, उसके बाद में दशमलव की जो दोनों संख्याएं मैंने बताई थी शांत और आवर्ती, उसके बाद में जिनका पूरा पूरा वर्गमूल लिया जा सके, जिनका पूरा पूरा घनमूल लिया जा सके, या फिर ऐसी कोई भी संख्या उठा करके दे दे जिसको हम अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकें, वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, संख्याओं को पहचानिए कि परिमेय है या अपरिमेय। जैसे एक मैंने लिया है 1/√2, कौन सी संख्या होगी? तनिक विचार जरूर करना आप। तो ये संख्या होगी बेटा कौन सी? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि एक में हमें √2 का पूरा पूरा मूल नहीं आता है और इसका भाग देना पड़ेगा, तो भाग देना पड़ेगा तो जो हमारा आंसर जो आएगा वो काफी लंबा चलेगा, मतलब रुकेगा नहीं, वो अनावर्ती दशमलव का रूप ले लेगा, इसलिए वो कौन सी संख्या हो गई बेटा? अपरिमेय। 1/√3 के जस्ट नीचे मैंने दे रखा है, ये भी नंबर कौन सा होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन ऊपर दे रखा है बी में √3/√12, √12, ये कौन सी संख्या होगी? तो मैं क्या इसको यूं लिख सकता हूं क्या? √3/12, इसका मतलब हुआ 1/4, और 1 का पूरा पूरा वर्गमूल 1 और
4 का 2, क्या मैं इसको अंश बटे हर के फॉर्म में लिख पाया क्या? तो ये जो √3/12 है, ये संख्या कौन सी संख्या होगी बेटा? परिमेय संख्या। अब आपको लग रहा होगा कि गुरुजी इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मेरा मानना यह होता है कि विद्यार्थी का बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, मैंने कई बार क्लास में महसूस किया है, विशेष तौर पे टीएसपी क्षेत्र में ये महसूस किया है कि जो विद्यार्थियों का बेसिक है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो जिनको यहाँ एक बार में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि गुरुजी दोबारा रिपीट करें, आप उसको वापस जा करके 1-2 बार 3 बार आराम से देखिए, आपके समझ में आएगा निश्चित रूप। 1.34, नेक्स्ट इन्होंने लिया एक 1.34। तो 1.34 को क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं क्या अंश बटे हर में? तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी 1.34 है, उसको 134/100, और इसको हम सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे कटेगा 2 से 4 से काट दीजिए, 2 से ही कटेगा, 2 छिक्के 12, 1 2 7 14, 67/50। तो ये संख्या वापस से अंश बटे हर के फॉर्म में आ गई। कौन सी संख्या हो गई बेटा? परिमेय संख्या। आगे हम देखें 3 माइनस √3। 3 माइनस √3 जो संख्या है, 3 में से हमें √3 1.732, इसका मान बहुत अनंत तक चलता है, हम 2-3 अंकों तक याद करते हैं। तो ये संख्या 3 में से इसको घटाएंगे तो भी मान अनंत तक चलेगा। तो ये संख्या भी कौन सी है? अपरिमेय संख्या। √75/√48। कई बार विद्यार्थी क्या करता है जल्दीबाजी में, क्या √75 का पूरा पूरा मूल नहीं आ रहा है, √75 का पूरा पूरा मूल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपरिमेय बता देते हैं। पर एक बार समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? √75/√48 था, तो इसको मैं क्या यूं लिख सकता हूं क्या? √25 गुणा √3 हो गया क्या? √75, और नीचे √16 गुणा √3, रूट से रूट काट देता हूं, 3 से 3 चला गया, इसका पूरा मान आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 4। क्या मैं इसको 5/4 के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ लिख सकते। तो ये संख्या कौन सी संख्या होगी बेटा? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। आगे मैंने लिया है, इनमें देखो छोटी छोटी कहीं न कहीं कोई सिचुएशन, या तो डिवाइड करने की या फिर एल्जेब्रा की, ऐसी कोई छोटी पोजिशंस जो हैं वो लगी हुई हैं। तो आपको ये चीजें भी थोड़ा थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे मैंने एक लिया है कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, पता करिए। 3 + √3, और एक मैंने लिया है 3 माइनस। अब ये देखिए एल्जेब्रिक सिचुएशन के आधार पर हम इसको देखें बीजगणित के, तो ये क्या a + b है क्या? आप कहोगे हाँ सर। और ये a - b है क्या? और बीजगणित में एक फॉर्मूला आता है a + b और a - b बराबर होता है a² माइनस। तो a हमारा क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस b है हमारा √3, और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो हमें क्या मिलेगा? 6। 6 कहें या 6/1 कहें, वापस से संख्या कौन सी आ गई? परिमेय संख्या। तो ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है बेटा? परिमेय संख्या। कौन सा है? परिमेय संख्या। आगे हम 2/√3, आगे उसने दे रखा है 2/√3। समझिए, देखिए थोड़ा सा, सॉरी, 2√2/3√2। क्या √2 से √2 को काट सकता हूं क्या? बिल्कुल, ऊपर नीचे तो आप काट सकते हो ना सेम रूट को। तो ये वाली जो संख्या है वो भी कौन सी है? परिमेय संख्या। 2 + √5 कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √5 का मान पूरा पूरा नहीं आता है, और उसको 2 में अपन ऐड करेंगे तो मान है वो ऐसे में टाइम तक चलता रहेगा, तो इसलिए ये संख्या कौन सी? अपरिमेय संख्या। आगे दिया है -9/√49। तो -9/√49 का कितना आ जाएगा बेटा? 7। ये अंश बटे हर की फॉर्म में आ गई क्या? ऊपर नीचे नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सारी के सारी नेगेटिव नंबर्स भी परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। तो ये संख्या वापस से कौन सी हो गई बेटा? परिमेय संख्या।